जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक कौन है? तो जीव और जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं आपके अरस्तु। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया। लेमार्क फ्रांस के थे, ट्रेविरेनस जर्मनी के थे। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो लेमार्क द्वारा जैव विकास को सबसे पहले समझाया गया था। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? तो हिप्पोक्रेटस, ये चिकित्सा शास्त्र के जनक कहलाते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रिट्स, ये वनस्पति विज्ञान के जनक कहलाते हैं। एक दो जनक और पढ़ लीजिए। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के जनक कौन है? तो लेवोजियर, ये केमिस्ट्री के जनक है। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। मानव के विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय एंथ्रोपोलॉजी। गैसों के विषण के नियम का प्रतिपादक कौन है? तो गैसों के नियम को खोज किया है ग्राहम ने। राइट आंसर हो जाएगा। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो केपलर ने बताया था ग्रहों के गति के नियम। E बराबर mc स्क्वायर का समीकरण किसने दिया? तो आइंस्टाइन के द्वारा E इक्वल टू mc स्क्वायर का समीकरण दिया गया है। जड़त्व के नियम की खोज किसने की है? गैलीलियो द्वारा जड़त्व के नियम की खोज की गई है। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक कौन है? तो न्यूटन है गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रतिपादक। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत ये किसने दिया है? तो प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत डार्विन ने दिया है, याद रखिएगा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है? तो डी ब्रीज ने दिया है उत्परिवर्तन का सिद्धांत। हीगो डी ब्रीज उनका नाम है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया है? तो डार्विन के द्वारा नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया गया है। प्राकृतिक वर्ण यहां पर हमने हिंदी में पढ़ा था, ये देखिए, ये प्राकृतिक वर्ण, इसका मतलब वही होता है नेचुरल सिलेक्शन। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? चार्ल्स डार्विन ने विकास का सिद्धांत दिया है। अनुवांशिकी के जनक किसको कहा जाता है? तो ग्रेगरी जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसका चयन किया था? तो मटर के पौधे का चयन किया था मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए। अनुवांशिकता के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो जेनेटिक्स या अनुवांशिकी। और इसकी खोज किसने की? किसने कहा? अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी किसने कहा? W वॉटसन ने कहा था अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है, तो अनुवांशिक उत्परिवर्तन यह आपका क्रोमोसोम में होता है। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया? तो जोहानसन ने सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया है। जीन अवस्थित होते हैं, तो जीन जो है ये गुणसूत्रों में अवस्थित होते हैं। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? तो एक जीन एक एंजाइम, बीडल और टेटम ने इसका प्रतिपादन किया था। खून का रंग लाल कैसे होता है? तो खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो हीमोग्लोबिन के अंदर लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन यौगिक किसका है? तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन का यौगिक कहलाता है। खून का थक्का नहीं जमता। यदि आपको हीमोफीलिया रोग हो जाएगा तो खून का थक्का नहीं जमेगा। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, तो हिपेरिन नामक प्रोटीन शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकेगा। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है, यकृत द्वारा हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हेमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन कहलाता है। रक्त के थक्के बनने में सहायक है, तो प्लेटलेट्स रक्त के थक्के बनने में सहायता प्रदान करती हैं। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है, तो प्लीहा में प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के, ये रक्त का थक्का जमने में विटामिन सहायक है। रुधिर का तरल भाग होता है, तो प्लाज्मा रुधिर का तरल भाग होता है। कमेंट करके बताइए हमारे शरीर में रक्त में प्लाज्मा का परसेंटेज कितना है? 50, 55 या 60? कितने परसेंट है प्लाज्मा? रक्त में कितने परसेंट प्लाज्मा होता है? प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो प्लाज्मा के अंदर जल ये होता है 90%, याद रखिएगा। लीजिए आगे क्वेश्चन, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है। पदार्थ का चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो लोहा रक्त में पाई जाने वाली धातु है। ब्लड बैंक कहलाता है, तो प्लीहा या स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह शमशान क्या है? तो प्लीहा या स्प्लीन आरबीसी का कब्रगाह या शमशान कहलाता है। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है, तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, माफ कीजिएगा 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, माइनस नहीं 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रक्त को सुरक्षित रखा जा सकता है। कमेंट करके बताइए 40 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस में कितना होगा? रक्त समूह होते हैं, तो ए बी और ओ ये रक्त समूह है। रक्त समूह की खोज किसने की? तो लैंड स्टीनर के द्वारा रक्त समूह की खोज की गई। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो
ओ सर्वदाता रक्त समूह है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ए भी सर्वग्राही रक्त समूह है। RH फैक्टर संबंधित है, तो ये रक्त से संबंधित है RH फैक्टर। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो लैंड स्टीनर और वीनर, ये दोनों RH फैक्टर की खोजकर्ता हैं। रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो एड्रिनल ग्रंथि से रक्तचाप नियंत्रित होता है। रक्त को शुद्ध करता है, तो किडनी या वक, ये रक्त को शुद्ध करता है। वक के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। मूत्र का निर्माण होता है, तो मूत्र का निर्माण वक में होता है। वक मतलब किडनी होती है, ठीक है। वक या किडनी का भार कितना होता है? तो किडनी का भार आपका 150 ग्राम होता है। किडनी का भार, 2 किडनियां होती है शरीर में, आपको पता होगा। मानव गुर्दे में बनने वाली पतरी किसकी बनी होती है? तो जो पतरी होती है स्टोन, ये बनती है आपकी कैल्शियम ऑक्सलेट की। पानी अच्छे से पीजिए ज्यादा कि कैल्शियम ऑक्सलेट जमा ना हो, निकल जाए। रक्त क्षारीय का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त जो है इसका पीएच मान 7.4 होता है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्त के दाब को मापा जाता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का जो है अध्ययन किया था। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती हैं? तो शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाती हैं शिरा, मतलब बॉडी के हर एक पार्ट से हृदय की ओर शिरा ले जाती हैं रक्त। हृदय से शरीर के सभी पार्टों को रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहलाती हैं? तो हृदय से रक्त ले जाती हैं धमनियां, ठीक है। धमनी और शिरा आपने पढ़ा होगा। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है, तो पेस मेकर हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। जराविक 7 क्या है? तो जराविक 7 एक कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो रक्त शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती है। पित्त होता है, तो पित्त जो है एक पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है। पित्त या बाइल का पीएच मान कितना होता है? तो पीएच मान पित्त का होता है 7.7। पित्त स्त्रावित होता है, तो यकृत से स्त्रावित होता है पित्त। यकृत या लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो विटामिन ए का भंडारण रहता है भविष्य के लिए यकृत या लीवर में। पित्त जमा होता है, तो पित्त पित्ताशय में जमा होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, तो कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, तो विषाणु द्वारा होता है हाइड्रोफोबिया रोग। विषाणु की खोज किसने की? तो इवानोव्स्की ने विषाणु की वायरस की खोज की है। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है। रानीखेत बीमारी फैलती है, तो रानीखेत बीमारी वायरस द्वारा फैलती है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है, तो विषाणु के कारण होता है फुट एंड माउथ रोग। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन कहलाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन कहलाता है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये सेलुलोज की बनी होती है। जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में होगा। ध्वनि की गति धीमी होती है, तो हवा में ध्वनि की गति धीमी होगी। ध्वनि की चाल होती है, तो 760 मील प्रति घंटा ध्वनि की चाल होती है। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ताप बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल भी बढ़ जाएगी। वायु है, तो वायु जो है ये गैसों का मिश्रण कहलाता है। वायु उदाहरण है, तो गैस का गैसों में विलयन वायु उदाहरण है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि तीव्रता की इकाई है, तो डेसिबल में ध्वनि तीव्रता को मापते हैं। डीबी लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म डीबी, ध्वनि तीव्रता डेसिबल। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष ये दूरी का मात्रक है आपका। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो 9.46 10 के ऊपर 12 की घात किलोमीटर, या फिर अब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 के ऊपर 15 की घात आ जाएगी। 9.46 10 के ऊपर 15 की घात मीटर और 9.46 10 के ऊपर 12 की घात किलोमीटर प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। जड़ों के रूपांतरण है, तो मूली और गाजर ये जड़ों के रूपांतरण हैं। तने के रूपांतरण क्या है? तो आलू और प्याज ये दोनों तना कहलाते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, तो मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है।
मास्टर ग्रंथि कहाँ कहलाती है? तो पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि ही शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। दो वंशानुगत रोग, वर्णांधता एवं हीमोफीलिया, ये दोनों वंशानुगत रोग हैं, मतलब यदि आपके माता पिता को हैं तो आपको भी हो सकता है वर्णांधता और हीमोफीलिया। सर्वप्रथम मनुष्यों के वर्णांधता का वर्णन किसने किया था? तो मनुष्यों के वर्णांधता का वर्णन सबसे पहले हेरनर ने किया था 1876 में। एक वर्णांध व्यक्ति की पहचान करने की क्षमता नहीं होती तो वो हरा और लाल रंग को पहचान नहीं कर सकता। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है तो ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है थायरोक्सिन हार्मोन। जठर रस में होता है तो जठर रस में आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं तो कवक और शैवाल ये लाइकेन में परस्पर सहजीवी। प्रोटीन का पाचन होता है तो प्रोटीन का पाचन आपका छोटी आंत में होता है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है तो मुख से पाचन जो है प्रारंभ हो जाता है मनुष्यों में। पचे भोजन का अवशोषण होता है तो छोटी आंत के अंदर ही पचे भोजन का अवशोषण होता है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो टाइलिन लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है तो टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है तो उंगली वह अंग है जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। भोजन पचाने में सहायक होता है तो एंजाइम भोजन पचाने में सहायक होता है। एंजाइम की रचना होती है तो अमीनो अम्ल से एंजाइम की रचना होती है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं तो एमिनो अम्ल में प्रोटीन बदल जाते हैं पाचन क्रिया में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद है तो माल्टोज आहार नाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में 20 अमीनो अम्ल की संख्या होती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है तो शरीर में आपका प्रोटीन से ऊतकों का निर्माण होता है। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम और फास्फोरस, ये हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक तत्व है निर्माण के लिए। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसा हुआ था तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसा हुआ था 1984 भोपाल गैस कांड। काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं तो क्रमशः कार्बोनेडो को काला हीरा और ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं तो एड्रिनल को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? तो पत्तियां मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पौधे की। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के कारण पत्तियों में हरा रंग पाया जाता है। पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियों का पीला रंग होता है। पर्णहरित या क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु क्या है? तो मैग्नीशियम होती है क्लोरोफिल में, पर्णहरित में। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहा जाता है पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया को। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है तो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल, क्लोरोफिल और साथ ही साथ मेन है सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है तो लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है या उपचयन होता है तो जल से ऑक्सीजन प्राप्त होता है या जल से ऑक्सीजन का उपचयन होता है प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है? तो फास्फोग्लिसरिक अम्ल, ये प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कहलाता है। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तो राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप तना, याद रखिएगा तना। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो राइजोबियम, ये दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु है। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं तो नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है तो जाइलम के द्वारा पादपों में जल और खनिज लवणों का संचालन होता है। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है तो फ्लोएम के द्वारा पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है खाद्य पदार्थ। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह क्या है? तो ऑक्सेनोमीटर वह यंत्र है तने की वृद्धि नापी जाती है जिससे। आत्महत्या की थैली कहलाता है तो लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहलाता है। लाइसोसोम की खोज किसने की? तो डी डुबे ने 1958 में लाइसोसोम की खोज की। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है तो
राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। डीएनए की खोज किसने की? वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया है? तो कॉर्नबर्ग ने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया है। डीएनए और आरएनए है तो ये न्यूक्लिक अम्ल हैं, डीएनए और आरएनए दोनों। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं, तो डीएनए का क्रियात्मक खंड होता है जीन। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया था? तो वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल बनाया था। डीएनए की इकाइयां क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड्स, ये डीएनए की इकाइयां हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने सबसे पहले जीन का संश्लेषण किया था। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है तो XY पुरुषों में और XX स्त्रियों में। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम प्राप्त करता है तो 22+Y ये क्रोमोसोम प्राप्त करता है लड़का पिता से। बच्चे का लिंग निर्धारण होता है तो पिता के गुणसूत्र XY द्वारा बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है तो डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है। मधुमेह रोग होता है तो इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की खोज की है तो बैटिंग और वेस्ट ने इंसुलिन की खोज की है। इंसुलिन शरीर में बनती है तो अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन को बनाया जाता है शरीर में। ब्रोंकाइटिस एक रोग है तो श्वास नली का रोग है ब्रोंकाइटिस। पेप्सिन एक उदाहरण है तो एंजाइम का उदाहरण है पेप्सिन। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, याद रखना, विटामिन सी दूध में नहीं होता है। टॉक्सिन है तो एक जहरीला पदार्थ, उसको टॉक्सिन बोलते हैं। प्लाज्मोडियम परजीवी है तो मलेरिया रोग का परजीवी है प्लाज्मोडियम। मलेरिया रोग का वाहक क्या है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया रोग की वाहक है। मलेरिया रोग से प्रभावित अंग कौन सा है? तो प्लीहा या तिल्ली मलेरिया रोग से प्रभावित होता है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो विटामिन सी मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। मूत्र अम्लीय का पीएच मान कितना होता है? तो 6 मूत्र अम्लीय का पीएच मान होता है। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। मेढक के हृदय होते हैं, मेढक के हृदय में होते हैं तो मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो फेरिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन शरीर में पाए जाने वाला प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। मनुष्य के शरीर में जल होता है तो 65 से 80% जल होता है मनुष्य के शरीर में। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में 37 डिग्री और 310 केल्विन होता है। ठीक है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है सामान्य तापमान, 98.6। मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज किसने की? तो वॉल्डेयर ने गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज की है। गुणसूत्रों का निर्माण होता है तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से गुणसूत्र का निर्माण होता है, क्रोमेटिन। मनुष्यों में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? तो 46 है। 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं तो 46 हो गई। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो कोशिका जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका तंत्र शरीर की सबसे लंबी कोशिकाओं में आती है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? तो न्यूरॉन में नापते हैं। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है न्यूरॉन। कोशिका शब्द का निर्माण किया है? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का निर्माण किया है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है तो डीएनए कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन कहलाता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को श्वसन का केंद्र होता है। यहां पर अगला क्वेश्चन लिखा है समसूत्री विभाजन होता है तो कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। यहां 2 क्वेश्चन लिखे हैं ना। अर्धसूत्री विभाजन होता है तो लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। स्तंभकंद, धनकंद, शकलकंद तथा प्रकंद के उदाहरण हैं तो आलू है आपका स्तंभकंद, बंडा केसर धनकंद, प्याज आपका शकलकंद और अदरक और हल्दी ये प्रकंद के उदाहरण हैं। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो
इनमें हम खाते हैं फल भित्ति। क्या खाते हैं? फल भित्ति खाते हैं, अंगूर, अमरूद, शरीफा और टमाटर में। आम, पपीता तथा बेर में खाने योग्य भाग कौन सा है? तो इनमें हम खाते हैं मध्य फल भित्ति। आम, पपीता, बेर में मध्य फल भित्ति। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो पुष्प क्रम खाते हैं हम फूल गोभी में। हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? तो कुरकुमिन के कारण हल्दी में पीला रंग होता है। टमाटर में लाल रंग का कारण बताइए? तो लाइकोपिन टमाटर में लाल रंग का कारण है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो अदरक और आलू इन दोनों में हम खाते हैं तना। खाने योग्य भाग है तना। दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या है? तो लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा कहलाती है। सबसे लंबा कृमि या वर्म है? तो टेप वर्म सबसे लंबा कृमि या वर्म कहलाता है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन का कार्य किस पर आधारित होता है? तो यह अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर आधारित होता है। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या होगा? तो दूध से क्रीम निकालने के घनत्व बढ़ जाएगा। एक अश्वशक्ति बराबर होता है तो 746 वॉट के बराबर होता है एक अश्वशक्ति। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम कितने पर होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होगा। मूल रंग कहलाते हैं तो नीला, लाल और हरा, ये मूल रंग कहलाते हैं तीनों। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उसके बाद अपवर्तन और लास्ट में वर्ण विक्षेपण हो जाता है। तो आपको सातों कलर अलग अलग दिखते हैं, इंद्रधनुष बन जाता है। इंद्रधनुष में रंग होता है तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं टोटल। इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है? तो इंद्रधनुष के बीच में हरे कलर का रंग होता है। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तो तरंग दैर्ध्य के द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित होता है। भेदन क्षमता सर्वाधिक होगी तो गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होगी। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की? तो रिटर द्वारा पराबैंगनी किरणों की खोज की गई। सबसे अधिक सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है तो सबसे अधिक लाल रंग की होती है और सबसे कम होगा आपका बैगनी रंग का। सबसे अधिक लाल, सबसे कम बैगनी। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है तो निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होगी।